नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने के तीसरे सप्ताह से जुड़े कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि पेट में जो करंट अफेयर पूछे जाएंगे के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मनु साहनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सभी सेवाओं से तत्काल निलंबित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ मनु साहनी ने आईसीसी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि आईसीसी बोर्ड ने जियोफ एलार्डिस को कार्यवाहक सीईओ के रूप में बने रहने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है। आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में की गई थी। आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। चीन देश ने अंतरिक्ष में उगाए गए धान की पौध को सफलतापूर्वक धरती पर पहुंचाया है, जिसे उसने अंतरिक्ष चावल यानी कि स्पेस राइस का नाम दिया है। चीन के अंतरिक्ष यान की मदद से करीब 1500 धान के बीज धरती पर आए हैं, जिसे चीन के कृषि विश्वविद्यालय परिषद में लगाया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग, वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। पोलैंड देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नगमा मोहम्मद मलिक को नियुक्त किया गया है। नगमा मोहम्मद मलिक वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नगमा मोहम्मद मलिक ब्राज़ील, फ्रांस और जापान जैसे देशों में भी भारतीय राजदूत के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। पोलैंड देश की राजधानी वार्सा है। वर्तमान प्रेसिडेंट यहाँ के एंडर्जेज डूडा हैं और यहाँ की मुद्रा पॉलिश ज़्लोटी है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। इसे पायलट आधार पर स्थापित किया गया है। नई स्थापित मशीनें 5 से 7 मिनट में 70 किलो अनाज बांट देंगी। इससे लोगों को राशन लेने में लंबी लंबी कतारों से राहत मिलेगी। यह बायोमेट्रिक और एक टच स्क्रीन से लैस है और बिना किसी त्रुटि के अनाज को मापता है। लोगों को आधार कार्ड या राशन कार्ड यूनिट नंबर डालना होगा, जिसके बाद मशीन स्वचालित रूप से राशन की मात्रा निकाल देगी। अनाज एटीएम को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन नाम दिया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। यह सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाएगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने राशन डिपो पर नागरिकों को सस्ती कीमत पर एफएमसीजी उत्पाद उपलब्ध कराने की योजना शुरू की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। डीए 17% से बढ़कर 28% कर दिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। यह लगभग 4.834 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 6.526 मिलियन पेंशन भोगियों को प्रभावित करेगा। सरकार ने पिछले जनवरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए पर रोक लगा दी थी। 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में 4% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। महंगाई भत्ते की अगर बात करें तो सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मूल्य वृद्धि के खिलाफ डीए प्रदान किया जाता है।
डीए को दो अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, औद्योगिक महंगाई भत्ता और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। 113वें संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण दिया गया है। एक व्यक्ति जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और जो मौजूदा आरक्षण योजना के तहत कवर नहीं है, उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह मुख्य रूप से कापू समुदाय को लाभान्वित करेगा, जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत आरक्षण नहीं मिला था। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रारंभिक नियुक्तियों में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने वाले व्यक्ति को संबंधित तहसीलदारों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। सरकार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी शुरू किया गया है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किसान सारथी की शुरुआत की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से आईसीएआर के 93वें यानी कि 93rd स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सारथी पहल किसानों को तकनीकी हस्तक्षेप से सशक्त बनाएगी और दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचेगी। महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। नई नीति 2018 नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक अपने प्रमुख शहरों में नए पंजीकृत वाहनों के 10% को इलेक्ट्रिक बनाना है। यह नीति 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी। नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार मुख्य सचिव और अन्य संबंधित प्रमुख सचिवों की अध्यक्षता में एक तंत्र संचालन यानी मैकेनिज्म स्टीयरिंग समिति का गठन कर रही है। मुख्य सचिव और अन्य सचिव ईवी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के अनुसार इसमें संशोधन करने के लिए नीतिगत प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे। जलवायु परिवर्तन विभाग सीसीडी ईवी मॉनिटरिंग सेल चलाएगा। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य 2500 चार्जिंग स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर 7 प्रमुख शहरी समूहों मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अमरावती और सोलापुर और 4 प्रमुख राजमार्गों मुंबई पुणे, मुंबई नासिक, मुंबई नागपुर और पुणे नासिक में विकसित किया जाएगा। नई ईवी नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को नीचे दिए गए अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2 पहिया वाहनों के खरीदार पर 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, तिपहिया वाहनों के खरीदार पर 30,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, 4 पहिया वाहनों के खरीदारी पर 1.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि, ई बसों के खरीदारी पर 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नीति का उद्देश्य राज्य ईवी फंड स्थापित करना भी है। इस फंड का उपयोग ईवी अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने सहित ईवी अपनाने
को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ईवी मीन्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2019 में देश में ई वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए फेम फास्टर एड फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम योजना के दूसरे चरण को 2 साल के लिए 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव ने 14 जुलाई से 15 जुलाई तक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। 2 दिवसीय अभ्यास TTX 2021 का उद्देश्य आपसी समझ और सर्वोत्तम प्रथाओं की प्रक्रियाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना है। इसे मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर, मुंबई द्वारा समन्वित किया गया था। इस अभ्यास का मुख्य फोकस नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाना और समुद्री खोज और बचाव कार्यों में सहायता करना है। TTX 2021 भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने में मदद की। यह भारत की सुरक्षा और क्षेत्र में सभी का विकास सागर नीति का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का पहला रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन JKPCC मुख्यालय में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रित समिति के अध्यक्ष सुरेश चुग ने किया। यह जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति के लिए महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक है। कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन यानी कि CAAQMS किसी विशेष क्षेत्र का रियल टाइम वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करेगा। इसी तरह के 2 स्टेशन जम्मू प्रांत में भी स्थापित किए जाएंगे। CAAQMS द्वारा उत्पन्न डेटा को CPCB पोर्टल और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI से जोड़ा गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की अगर बात करें तो यह वायु गुणवत्ता की स्थिति दिखाने का एक उदाहरण है। इसमें वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां हैं। ये हैं अच्छा, संतोषजनक, मध्यम, प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। राज्य में दहेज उत्पीड़न की दिन प्रतिदिन बढ़ती शिकायतों के कारण केरल राज्य सरकार ने अपने दहेज निषेध नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने इस खतरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी 14 जिलों में दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किए हैं। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के बयान के अनुसार दहेज निषेध अधिकारी पहले से ही 3 जिलों तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड में मौजूद थे। अब इसे राज्य के सभी जिलों में नियुक्त कर दिया गया है। राज्य के प्रत्येक जिलों में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दहेज निषेध अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। महिला एवं बाल विकास निदेशक इस पहल के लिए मुख्य दहेज निषेध अधिकारी होंगे। केरल राज्य पुलिस ने महिलाओं पर होने वाली दहेज हिंसा के विरोध में दहेज को ना कहें अभियान की भी शुरुआत की है। पालमपुर स्थित CSIR IHBT द्वारा हिमाचल प्रदेश में फील्ड परीक्षण के लिए चीन से मॉन्क फल पुनर्स्थापित किया गया है। पालमपुर स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी यानी कि CSIR IHBT ने 3 साल पहले चीन से मॉन्क फल के बीज आयात किए और इसे इन हाउस में उगाया। अब फील्ड ट्रायल शुरू हो गया है।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी (IHBT) CSIR IHBT के अनुसार यह भारत में पहली बार मूंगफल की खेती का अभ्यास है। मूंगफल अपने गुणों के लिए गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। यह 4 से 5 साल की जीवन अवधि वाली एक 12 मासी फसल है और अंकुरण के 8 से 9 महीने बाद इसका फल आना शुरू हो जाता है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के वार्षिक औसत तापमान और आर्द्र परिस्थितियों में उगाया जाता है। मूंगफल का नाम बौद्ध भिक्षुओं से मिलता है जिन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। IHBT ने फलों में उच्च मोग्रोसाइड बी सामग्री प्राप्त करने के लिए कटाई के समय को मानकीकृत किया है। सिरैथिया ग्रोसवेनोरी मूंगफल का वैज्ञानिक नाम है। सिरैथिया ग्रोसवेनोरी मूंगफल का वैज्ञानिक नाम है। इसका मीठा स्वाद मुख्य रूप से कुकुरबिटेन प्रकार टाइटरपीन ग्लाइकोसाइड के सामग्री से होता है जिसे मोग्रोसाइड्स कहा जाता है। मोग्रोसाइड्स का निकाला हुआ मिश्रण सुक्रोज या गन्ना चीनी की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक मीठा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सेवा शुरू करने के लिए मैप माय इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह पहल शुरू की है। उमंग के साथ मैप माई इंडिया के एकीकरण से नागरिकों को निकटतम मंडियों, ब्लड बैंकों और बहुत कुछ का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह स्थानों के लिए ड्राइविंग दूरी, दिशाओं और यातायात के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। मैप माई इंडिया एक भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो डिजिटल मानचित्र डेटा बनाती है और GIS AI सेवाएं प्रदान करती है। उमंग ऐप की बात करें तो उमंग मोबाइल ऐप को विभिन्न सरकारी संगठनों की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2017 में लॉन्च किया गया था। यह सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल मंच है। यह ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन NEGD द्वारा विकसित किया गया है। भारत में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच ट्रेन की आवाजाही का सफल परीक्षण 18 जुलाई को किया गया था। 34.50 किलोमीटर लंबा रेलखंड भारत और नेपाल के बीच रेल लाइन लिंक का पहला खंड है, जो बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर को नेपाल के माहोतारी जिले में कुर्था से जोड़ता है। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत इरकॉन या फिर इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत और नेपाल के बीच रेल लाइन लिंक का दूसरा खंड 17 किलोमीटर लंबा होगा। यह कुर्था और भंगहा को जोड़ेगा। भारत और नेपाल के बीच रेल लाइन लिंक का 17 किलोमीटर लंबा तीसरा खंड भंगहा से बर्दीवास को जोड़ेगा। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नेपाल को 2 आधुनिक डेमू ट्रेनें भी दी गईं। जयनगर भारत नेपाल सीमा से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। बात अगर नेपाल की करें तो यह एक भूमि से घिरा देश है और भारतीय राज्यों अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ एक सीमा साझा करता है।
इसकी राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं और शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। असम के वित्त मंत्री ने 2021-22 के लिए 566.20 करोड़ रुपए का घाटा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सरकारी क्षेत्र में 1 लाख शिक्षित युवाओं को भर्ती करने का वादा किया। बजट में कोविड पीड़ितों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 1000 उप केंद्रों को अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा। बजट में सरकारी क्षेत्र में 9वीं और 10वीं कक्षा के 8 लाख छात्रों को स्मार्टफोन देने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में चाइल्ड केयर सुविधा के साथ 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक के तहत एक कृषि आयोग के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। यह आयोग असम में कृषि, पशुपालन, डेयरी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। असम की बात करें तो राज्य की राजधानी दिसपुर है, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। राज्य नृत्य की बात करें तो बिहू, राज्य पक्षी की बात करें तो सफेद पंखों वाला उड बत्तख। राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। लोकसभा सीटें यहाँ 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। सरकार ने दालों के आयातकों को स्टॉक सीमा में छूट देने और मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील देने की घोषणा की है। स्टॉक सीमा केवल अरहर, मसूर, उड़द और चने पर 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। दालों के आयातकों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के पोर्टल पर अपनी स्टॉक सीमा घोषित करनी होगी। थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 5 मीट्रिक टन होगी। मिल मालिकों के लिए सीमा पिछले 6 महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 50% होगी। इससे पहले सरकार ने जमाखोरी और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए थे, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के शेयर धारकों द्वारा दालों के स्टॉक की घोषणा और स्टॉक सीमा लागू करना शामिल था। इस तरह के हस्तक्षेप के कारण पिछले 2 महीनों में सभी दालों, मसूर को छोड़कर, की थोक कीमतों और खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। 2 जून को सरकार ने थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के लिए सभी दालों, मूंग को छोड़कर, स्टॉक सीमा लगा दी थी। सरकार ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह भारतीय विरासत पर उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। संस्थान कला के इतिहास, संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व आदि के क्षेत्रों में स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह देश में अपनी तरह का पहला संस्थान होगा और भारत की समृद्धि, मूर्त विरासत में संरक्षण और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करेगा। संस्थान में अपने कर्मचारियों के लिए संरक्षण, प्रशिक्षण सुविधाएं भी होंगी। पुरातत्व संस्थान IGNCA, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और NRLC लखनऊ को भारतीय विरासत संस्थान के अंदर लाया जाएगा। स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM
का डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स के साथ-साथ अत्याधुनिक लघु इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर से लैस है इमेजिंग सीकर से लैस है। मिसाइल को थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर एक पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था और लक्ष्य एक टैंक की तरह बनाया गया था। मिसाइल ने सीधे अटैक मोड में लक्ष्य पर निशाना साधा और सटीकता के साथ उसे नष्ट कर दिया। परीक्षण ने न्यूनतम सीमा को सफलतापूर्वक सत्यापित किया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का अधिकतम रेंज के लिए सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से एरोस्पेस स्ट्रक्चरल फोर्जिंग में इस्तेमाल के लिए औद्योगिक पैमाने पर एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित की है। मिश्र धातु Ti10V2Fe3AI में वैनेडियम, आयरन और एल्यूमीनियम है। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला DMRL ने इसे विकसित किया है। कई विकसित देश वजन घटाने के लिए अपेक्षाकृत भारी पारंपरिक NICR-MO संरचनात्मक स्टील्स के लाभकारी विकल्प के रूप में इन मिश्र धातुओं का उपयोग कर रहे हैं। Ti10V2Fe3AI मिश्र धातु में उच्च शक्ति से वजन अनुपात और उत्कृष्ट फोर्जेबिलिटी है। फोर्जेबिलिटी को एक सामग्री की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिना टूटे विरूपण से गुजरती है। उत्कृष्ट फोर्जेबिलिटी वजन की महत्वपूर्ण बचत की क्षमता के साथ एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए जटिल रूप से विन्यस्त कलपुर्जों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। मिश्र धातु अद्वितीय है क्योंकि उनके पास उच्च शक्ति, लचीलापन, फेटिंग और फ्रैक्चर टफनेस है। स्टील्स की तुलना में उनके पास अपेक्षाकृत कम जीवन काल लागत और बेहतर संक्षारण प्रतिरोध है। वैमानिकी विकास एजेंसी ADA ने 15 से अधिक इस्पात कलपुर्जों की पहचान की है जिन्हें निकट भविष्य में Ti10V2Fe3AI मिश्र धातु फोर्जिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। वैमानिकी विकास एजेंसी रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह बेंगलुरु में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC अपनी मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। हाइड्रोजन स्वच्छ ईंधन का एक स्रोत है और यह विश्व की ऊर्जा मांग को पूरा करने की अगली आशा है। इसका निर्माण ऊर्जा गहन है और कार्बन उपोत्पाद का उत्पादन करता है। ब्राउन हाइड्रोजन कोल गैसीकरण के माध्यम से बनाया जाता है, जबकि ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। यह कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह लेगा। IOC पायलट आधार पर कई हाइड्रोजन उत्पाद इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है। 2040 तक भारत की ईंधन मांग 400 से 450 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तेल कंपनियां अब भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिस्बेन 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों और पैरालिम्पिक
की मेजबानी करेगा। 2032 ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्रिस्बेन और दक्षिण पूर्व क्वींसलैंड क्षेत्र में 37 स्थानों पर किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले मेलबर्न और सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। ब्रिस्बेन पहली बार ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। 2019 में अपनाई गई नई चुनाव पद्धति द्वारा 2032 ओलंपिक के स्थल का चयन किया गया है। अगर ओलंपिक खेल और उनसे जुड़े स्थलों की बात करें तो ओलंपिक खेल 2020 जो कि टोक्यो जापान यानी कि अभी चल रहा है ये। ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित होना है। ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होना है। ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को अपने नए सदस्यों के रूप में शामिल किया। अब आईसीसी में कुल 106 सदस्य हैं, जिनमें 94 सहयोगी शामिल हैं। मंगोलिया और ताजिकिस्तान को एशिया क्षेत्र से 22वें और 23वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड को यूरोप क्षेत्र से 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2007 में स्थापित मंगोलियाई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) 2018 में क्रिकेट का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रशासक बना था। स्विट्जरलैंड में क्रिकेट पहली बार 1817 में खेला गया था। क्रिकेट स्विट्जरलैंड (सीएस) का उद्घाटन 2014 में एक संघ के रूप में किया गया था। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की एक वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी का उड़ीसा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इसे भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। सभी हथियार प्रणालियों के साथ भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से उड़ान परीक्षण किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। आकाश एनजी का उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा तेज और फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए किया जाएगा। भारत की अगर कुछ महत्वपूर्ण मिसाइलों की बात करें तो इसमें एस्ट्रा जो कि हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये 80 से 110 किलोमीटर की क्षमता इसकी मारक क्षमता है। आकाश मिसाइल की बात करें तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये 30 से 35 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। धनुष की बात करें तो जहाज से सतह और जहाज से जहाज पर मार करने वाली ये जो है मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसकी क्षमता 7 से 8 किलोमीटर है। अमोघा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसकी क्षमता 2.8 किलोमीटर है। गुजरात उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय बन गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पूर्व सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ की 121वीं जयंती की पूर्व संध्या पर गुजरात उच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि सूचना के प्रसार जो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है का एक पहलू है के लिए अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय 26 अक्टूबर 2020 से अपने यूट्यूब चैनल पर कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है।
उत्तर प्रदेश राज्य की सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत कार्यालय या फिर ग्रामीण सचिवालय स्थापित करेगी। यह कदम राज्य में पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए उठाया गया। उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा। राज्य सरकार ने उन सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की भी घोषणा की है, जो किसी भी स्वास्थ्य योजना के तहत कवर नहीं है। पंचायत का मुखिया गांव का अध्यक्ष होता है, जिसे सरपंच भी कहा जाता है। पंचायत की गतिविधियों को देखने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचायत सचिव की नियुक्ति की जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायत राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान राज्य द्वारा नागौर जिले में अपनाया गया था। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण इस शिखर सम्मेलन का विषय था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन, गरीबी और प्रदूषण जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजें। सरकार भारत के विश्वविद्यालयों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने और विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टीफन लोफवेन स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। स्वीडन देश के अविश्वास प्रस्ताव के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में स्टीफन लोफवेन को नियुक्त किया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार स्टीफन लोफवेन की पार्टी ने देश की कुल संसद 349 सीटों में से 173 सीटों पर जीत दर्ज की। स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम है और यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जो जानने वाले हैं, जो आपके मित्र हैं, सभी को इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और अगर आप जीके, करंट अफेयर, जीके, जीएस सारी चीज़ों के अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।